त्रिशूल एजुकेशन में पुनः आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनोद मिया। आज हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और टॉपिक का नाम है तकनीकी गैप या नकली गैप मॉडल। तकनीकी गैप या नकली गैप मॉडल, दो नाम हो गए उसके, तकनीकी गैप, दूसरा नाम हो गया नकली गैप। तो जो तकनीकी गैप है या नकली गैप मॉडल है, इसको हम विस्तार पूर्वक जाने इससे पहले जान लेते हैं कि तकनीकी गैप मॉडल को सिद्धांत भी कहते हैं कि इसका विकास किसने किया, इसका प्रतिपादन किसने किया। तो इसका विकास करने का जो श्रेय जाता है वह जाता है एम.वी. पासनर। तो तकनीकी गैप जो मॉडल है ये किसने दिया? एम.वी. पासनर ने। और कब दिया? 1961 में इसका आविष्कार उन्होंने किया। यह जो मॉडल है उन्होंने क्यों दिया, इसका काम क्या है? तो जो यह मॉडल है तकनीकी गैप मॉडल, यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक सिद्धांत है या एक मॉडल है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्यों होता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्यों होता है? विभिन्न देशों के बीच आयात और निर्यात वस्तुओं और सेवाओं का क्यों होता है, इसके ऊपर तकनीकी गैप या नकली गैप मॉडल क्या करता है? प्रकाश डालने का काम करता है, उसको बतलाने का काम करता है। रिकार्डो का हमने सिद्धांत आपको बताया, ठीक है। हेक्सर ओहलिन का अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत हमने आपको बताया कि किस प्रकार से बतलाता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जन्म होता है। तो कुल मिलाकर तकनीकी गैप मॉडल क्या बतलाने का काम करता है? पासनर का ये बतलाता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्यों होता है। तो तकनीकी गैप या नकली गैप की क्या डेफिनेशन हो सकती है, अर्थात किस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है? तो हम लिखेंगे यहां से, जब कोई देश नई तकनीकी द्वारा नए उत्पाद की खोज करता है, यानी कि नई वस्तु को बनाता है, तो वह दूसरे देश को उसका निर्यात तब तक करता रहता है, यानी कि दूसरे देश को तब तक बेचता रहता है जब तक कि दूसरा देश उस तकनीकी का विकल्प या विकास नहीं कर पाता है। मतलब तब तक बेचता रहता है जब तक कि दूसरा देश नई तकनीकी का, यानी कि जिस वस्तु को बेच रहा है उसी जैसी कोई नई तकनीकी नहीं खोज लेता है। जिस कारण क्या होता है, नई तकनीकी विकास या आविष्कार के मध्य जो समय अंतराल उत्पन्न होता है, यहाँ पे समय अंतराल की बात की जा रही है, ठीक है। तकनीकी गैप जिसे कह रहे हैं, अंतराल उत्पन्न होता है, उसे तकनीकी गैप या नकली गैप कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हुई। माना कि कोई देश है, माना अमेरिका है, और अमेरिका भारत को कंप्यूटर बेच रहा है। अमेरिका क्या करता है कि भारत को कंप्यूटर बेच रहा है। क्यों बेच रहा है? क्योंकि उसने कंप्यूटर का आविष्कार किया, कंप्यूटर का आविष्कार किया और उसने भारत को बेचना शुरू कर दिया। और भारत क्यों ले रहा है? क्योंकि भारत को उसकी जरूरत है, तो भारत को बेचता गया, ठीक है। भारत के पास इस प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं है, ये उदाहरण के लिए बता रहा हूं। अब बेचता गया, ठीक है जी, 100 साल हो गए, ठीक है जी, 100 साल हो गए, और 100वें या उससे अगले साल में भारत ने क्या कर दिया? उसी कंप्यूटर का आविष्कार देश में कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए, जब से भारत आयात कर रहा था, ठीक है जी, आयात कर रहा था, और जब भारत ने स्वयं ही कंप्यूटर बना लिए, तो इस बीच का जो अंतर हुआ नए आविष्कार का, तो इसे ही कहते हैं तकनीकी गैप। तो इस तकनीकी गैप का क्या असर पड़ेगा आगे चलकर? जब भारत कंप्यूटर स्वयं बना लेगा तो क्या करेगा? अमेरिका से नहीं खरीदेगा फिर, ठीक है। अमेरिका से नहीं खरीदेगा क्योंकि वो स्वयं बनाने लग गया है, अपने देश में बेचेगा और उसको बाहर भी बेचना शुरू कर देगा। तो पहले जब अमेरिका बेच रहा था 100 सालों तक, तो अमेरिका को लाभ होता चला गया। तो इस प्रकार से एक तकनीकी से दूसरी तकनीकी के बीच जो आविष्कार करने में समय लगता है उसे ही तकनीकी गैप कहते हैं। उदाहरण लिखित रूप में यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से तकनीकी गैप को हम अन्य उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। भारत अपने कृत्रिम उपग्रह जो सैटेलाइट होते हैं, जिससे कि हमारा का पूरा पूरा इंटरनेट काम करता है, दूरसंचार काम करता है, हमारा टीवी चलता है, ठीक है जी, वह किस पे चलता है? कृत्रिम उपग्रह के थ्रू चलता है। जो आसमान में सैटेलाइट हैं, जिन्हें कृत्रिम उपग्रह हिंदी में कहते हैं, वही सूचना भेजने का काम करते हैं। तो क्या होता था, भारत अपने कृत्रिम उपग्रह पहले क्या करता था, रूस या ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी की सहायता से स्पेस को, अंतरिक्ष
स्पेस को हम अंतरिक्ष भी कहते हैं, ठीक है जी। स्पेस इंग्लिश में हो गया और अंतरिक्ष हिंदी में हो गया। तो स्पेस या अंतरिक्ष में भेजता था, यानी कि भारत पहले अपने जो सैटेलाइट थे वह स्वयं नहीं भेजता था, ठीक है। आसमान में भेजने की तकनीकी भारत के पास नहीं थी, तो भारत को क्या करना पड़ता था, रूस या यूरोपियन स्पेस एजेंसी की सहायता से अंतरिक्ष में भेजना पड़ता था। क्यों भेजना पड़ता था? स्वयं की तकनीकी अभाव के कारण। भारत के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो भारत का जो पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, वह रूस की मदद से ही, उसमें सोवियत संघ था, तो अंतरिक्ष में भेजा गया था। तब से लेकर भारत ने बहुत सारे सैटेलाइट ऊपर भेजे आसमान में, अंतरिक्ष में। तो अरबों रुपए का भुगतान किसे करना पड़ा? रशिया को करना पड़ा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी को करना पड़ा, अपना सैटेलाइट वहां भेजो, ठीक है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो सैटेलाइट लॉन्च पैड है वो फ्रेंच गुयाना यानी कि साउथ अमेरिका में है, ठीक है। यदि भारत में बनाया गया तो वहां भेजो, ठीक है जी। ले जाने का खर्चा अलग, फिर आसमान में भेजने का, अंतरिक्ष भेजने का खर्चा अलग, इस प्रकार से होता था, ठीक। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? इसरो की स्थापना हुई भारत में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे लिखा ISRO, इसी को इसरो कहते हैं शॉर्ट में। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने स्वयं की तकनीकी इजाद की, स्वयं की तकनीकी का विकास किया, ठीक है जी, जिसको विकसित करने में वर्षों लग गए। और आज भारत क्या करता है? अपनी स्वयं की तकनीकी के द्वारा जितने भी सैटेलाइट अपने सीधे अंतरिक्ष में भेजता है। अपने ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे देशों के जो सैटेलाइट है भारत अंतरिक्ष में भेज चुका है। तो अब देखिए, पहले वो किसकी मदद ले रहा था? रूस और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की। तो सारा पैसा, अरबों रुपए हमें कहाँ देने पड़ रहे थे? इन देशों को देने पड़ रहे थे। तो फायदा किसको हो रहा था? पहले इनको, रूस या यूरोपियन स्पेस एजेंसी को लगातार मुनाफा हो रहा था विश्व बाजार में, ठीक है। लेकिन उसके बाद भारत ने अपनी तकनीकी स्वयं अपने रॉकेट बना लिए, भेजने लग गया। अब तो भारत क्या कर चुका है कि चंद्रयान भी कहां भेज चुका है? चंद्रमा पर भेज चुका है। तो भारत ने भी वही तकनीक क्या कर दी? इजाद कर दी या आविष्कार उसका कर लिया। तो दोनों के बीच में कितना अंतर बना, ठीक है जी। मतलब दोनों के बीच माना कि भारत को इस तकनीक का आविष्कार करने 50 साल लग गए, ठीक है जी। और अमेरिका की बात करें या रूस की बात करें, यूरोपियन एजेंसी की बात करें, इन्होंने इसको बहुत साल पहले जो बना दिया था। इसके बीच का जो अंतर बना, ठीक है जी, इसे कहते हैं तकनीकी गैप, अंतर। अब इसका क्या फायदा हुआ भारत को? भारत के रुपए तो बचे, लेकिन रूस और यूरोपियन स्पेस एजेंसी को नुकसान होने लगा। तो एक उदाहरण तो ये हो गया। दूसरा है, ठीक है, लिखित रूप में, उससे पहले और भी उदाहरण मैं आपको बता चुका हूं। भारत के 90% हथियार, कौन से हथियार? रक्षा सामग्री, जो लड़ाई करने की सामग्री है फौज के पास, वो रूस द्वारा निर्मित है। यानी कि भारत के जो 90% हथियार हैं वो रूस द्वारा निर्मित है, अर्थात हम रूस से आयात किया है हमने उनको। कहां से आयात किया है? रूस से आयात किया है। तो इससे फायदा किसको हुआ होगा? सबसे ज्यादा जो पैसा गया है हमारा वो रूस के पास गया है, ठीक है। किसके पास गया है? रूस के पास गया है। अब क्या हुआ? अब क्यों हमें ये हथियारों को वहां से लाना पड़ा? क्योंकि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, इसलिए तो मंगाए 90% हथियार। तो पूरी की पूरी जो निर्भरता हथियारों के मामले में हमारी रही है वो किस पर रही है? रूस पर निर्भर रही है। लेकिन अब क्या हुआ कि भारत भी धीरे धीरे अपने हथियार डेवलप करने लगा है, विकसित करने लगा है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब हम अपने हथियार स्वयं अपने देश में बनाने लग गए हैं, मिसाइलें अपने देश में बनाने लग गए हैं, ठीक है जी, तो ऐसे में रूस पर हमारी निर्भरता धीरे धीरे कम होगी। रूस पर हमारी निर्भरता कम होगी और जो तकनीकी हम रूस से ले रहे थे हथियार बनाने की, वही हथियार अपने देश में बनने लग गए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? कुछ हथियार विदेशों को भी बेचने लग गए हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए कि हमने जब तकनीकी आविष्कार कर ली और तो हम रूस से अब सामान क्यों खरीदेंगे? रूस से सामान नहीं खरीदेंगे ना। तो इस बीच देखे कब से हम रूस से खरीद रहे थे, कब अब जाके हमने अपने हथियार बनाने शुरू किए। तो इस बीच अपनी तकनीकी का आविष्कार करने में भारत को कई वर्ष लग गए। तो इसी बीच के अंतर को कह रहे हैं तकनीकी गैप, ठीक है जी। तो तकनीकी गैप के कारण ही भारत क्या कर रहा है? रूस से हथियारों को क्रय करने का काम कर रहा है। और आज की डेट में देखिए, कुछ दिन पहले ही भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलें बेची हैं, ठीक है, मिसाइलें बेची हैं। तो इस प्रकार से
होता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जन्म, किसके अनुसार? एम.वी. पासनर। तो इस प्रकार से विभिन्न उदाहरण के द्वारा आपको बताया जा रहा है कि तकनीकी गैप या नकली गैप मॉडल होता क्या है और ये किस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय व्यापार को जन्म देता है। अब पासनर पर जब हम चल रहे हैं तो पासनर की कुछ बातों पर नजर डालते हैं कि पासनर ने क्या कहा कि जो आविष्कार है, इनोवेशन, उसी को नवाचार कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को जन्म दे सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो जन्म होता है, वस्तुओं का निर्यात जो होता है और जो आयात करता है, ये किस कारण से होता है? पासनर के अनुसार उसने कहा आविष्कार या नवाचार, यानी कि नए नए जो आविष्कार होते रहते हैं उनकी आवश्यकता दूसरे देशों को पड़ती है। ठीक है, इसलिए दूसरा देश क्या करता है? उनको आयात करने का काम करता है और जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को जन्म देता है। अगला देखिए, इसमें पासनर ने कहा कि तकनीकी में परिवर्तन सदैव होता रहता है, यानी कि तकनीकी जो है, टेक्नोलॉजी हमेशा बदलती रहती है। ऐसा नहीं कि पहले 2G था, फिर 3G आया, फिर 4G आया, फिर 5G आया, अब 6G, 7G, 8G, आगे चलकर 700G तक पहुंचना है। तो देखिए, तकनीकी हमेशा क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। ठीक है, आज जो सबसे पहले टेक्नोलॉजी का क्या करेगा? आविष्कार करेगा, तो दूसरे को बेचने का काम करेगा, तब तक उसको फायदा मिलता रहेगा। ठीक है, और जिस दिन वो भी उसका आविष्कार कर लेगा तो उस दिन खरीदना बंद कर देगा। ऐसा होता है। तो तकनीकी हमेशा क्या होती है? बदलती रहती है। नई नई टेक्नोलॉजी क्या हो रही है? आ रही है। नए नए स्मार्टफोन, पिछले साल कुछ था, अगले साल कुछ आ गया, नई नई गाड़ियां आ रही हैं। ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है, जिससे क्या हो रहा है? मांग लगातार अंतरराष्ट्रीय बाजार में बनी हुई है। नेक्स्ट है, जब कोई फर्म नया उत्पाद का विकास करती है तो सर्वप्रथम उसका परीक्षण घरेलू बाजार में होता है। यानी कि जब कोई फर्म किसी वस्तु को बनाती है, तो सबसे पहले भाई वो कहाँ चलेगी? उसका टेस्टिंग कहाँ होगा? अपने देश में किया जाएगा। ठीक है, और यदि वो टेस्टिंग, ठीक है, वो परीक्षण सफल होता है तो तब क्या होता है? पूरे देश में फैलेगा वो वस्तु की मांग बढ़ेगी। ठीक है, तो पहले जब कोई वस्तु का आविष्कार होता है तो उसका परीक्षण पासनर के अनुसार सबसे पहले घरेलू बाजार में होता है। वस्तु घरेलू बाजार में बेची जाती है। उसके बाद क्या होता है? देखो, घरेलू बाजार में सफल होने के बाद विदेशी बाजार में उसे बेचने की कोशिश की जाती है। जब घरेलू बाजार में कोई वस्तु सफल हो जाती है, ठीक है, उसकी धूम मच जाती है, तब जाके उसको विदेशी बाजार में उतारा जाता है। विदेशी बाजार ढूंढे जाते हैं कि कौन इसको लेगा, जिससे कि हम विदेशी बाजार के लाभों को कमा सके। और घरेलू बाजार में ही फुस हो गया तो बात गई, जिससे निर्यातक देश को अस्थायी एकाधिकार प्राप्त हो जाता है। यानी कि जो फर्म किसी उत्पाद को बना लेती है और यदि वो विदेशों को बेचना शुरू कर देती है तो उसको कुछ समय के लिए अस्थायी, जिसे कहते हैं टेम्परेरी, एकाधिकार प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उस जैसी वस्तु और कोई नहीं बना पाता है। ठीक है, तो इसलिए उसको एकाधिकार मिल जाता है कि तुम बेचो, क्योंकि उसके पास क्या रहता है? कॉपीराइट और पेटेंट रहता है कि कोई उसके उत्पाद की, प्रोडक्ट की नकल नहीं कर सकता है उसकी इजाजत के बिना। उसकी नकल नहीं कर सकता है, इसलिए वह एकाधिकार बना के रखता है। ठीक है, अपनी वस्तु का, जब तक कि वह दे जिसको बेच रहा है वो नई तकनीकी का इजाद नहीं कर लेता है, नई तकनीकी का आविष्कार नहीं कर लेता, इनोवेशन नहीं कर लेता है। निर्यातक देश को तब तक लाभ प्राप्त होता है जब तक कि दूसरा देश उस प्रकार की वस्तु तकनीकी का विकल्प नहीं ढूंढ लेती है। यानी कि जो देश निर्यात कर रहा है तब तक उसको फायदा मिलता रहेगा। कब तक? जब तक कि जो देश खरीद रहा है उसका विकल्प नहीं ढूंढ लेता है। और जिस दिन उसने उसका विकल्प ढूंढ लिया तो जो निर्यात कर रहा है उसका धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा? निर्यात घटने लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, तकनीकी गैप के कारण ही, ठीक है, तकनीकी अंतराल के कारण ही पासनर के अनुसार अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जन्म होता है। माना देखिए, एक देश है, बी देश है। ठीक है जी, एक देश क्या करता है? एक्स वस्तु का आविष्कार करता है। ठीक है जी, और बी को इस एक्स वस्तु की जरूरत, इसको निर्यात करता है। ठीक है जी, इसने कब से ये वस्तु बनाई? ये देश ने माना कि इसको बनाया 1900 में। ठीक है, सन 1900 में इसने बनाया। ठीक है, बी देश ने इसको खरीदना शुरू किया, एक्स गुड्स को। ठीक है, कब तक खरीदता चला गया? ये चला गया 1950 तक।
कितने साल हुए 1950 में से 1900 घटाइए 50 साल तक इसको खरीदता गया। लेकिन इसी बीच उसने क्या किया, जो बी देश था उसने देखा कि इसमें मुझे अरबों रुपए ए देश को देनी पड़ रहे हैं, तो उसने भी अपने देश में एक्स वस्तु के आविष्कार पर पैसा लगा दिया। ठीक है, उसको खोजने की तकनीकी पर काम करना शुरू कर दिया और पता चला कि 50 साल बाद उसने एक्स वस्तु को बनाने की तकनीक अपने देश में ढूंढ ली। तो तब क्या होगा कि 50 साल तक तो इसने इसको बेचा, इसका लाभ ये कमाता रहा। ठीक है जी, कमाता रहा। लेकिन जब बी देश भी एक्स वस्तु का क्या करेगा, आविष्कार कर लेगा, तो उसके बाद इसका जो व्यापार था वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, बंद हो जाएगा। तो एक तकनीक अर्थात ए देश की और बी देश की तकनीकी आविष्कार के बीच जो अंतर था 1900 से लेकर 1950 के बीच 50 साल का जो अंतर हुआ नई तकनीकी की खोज के बीच, इसे ही कहते हैं तकनीकी अंतराल, टेक्नोलॉजिकल गैप इसे कहते हैं। अब आता है पार्सनर के सिद्धांत की मान्यताएं, कि पार्सनर का जो सिद्धांत है वो कुछ मान्यताओं पे आधारित है, जिसके आधार पर उसका तकनीकी जो गैप मॉडल है, नकली गैप मॉडल है, वो क्या करता है, काम करता है। तो मान्यता क्या है, पहली मान्यता है दो देश होते हैं। ये मानकर चलता है कि दो देश होते हैं। ठीक है, एक देश हो गया माना भारत और एक देश हो गया अमेरिका। हमने लिखा है ए और बी देश उदाहरण के लिए, केवल दो देश होते हैं, अर्थात दो देश वाला ये मॉडल है। फिर इसने कहा दोनों देशों में कारक समान होते हैं, यानी कि जो उत्पादन के कारक हैं, जो उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, चाहे भूमि है, श्रम है, पूंजी, संगठन, साज, ठीक है, ये सेम ही होते हैं, समान होते हैं। नेक्स्ट इसकी मान्यता है दोनों देशों में मांग की स्थिति समान होती है। मांग की स्थिति क्या होती है, समान होती है। समान होने का अर्थ है कि माना कि ए देश में जो वस्तु है उसकी डिमांड 100 केजी है, तो अगले देश में भी उस वस्तु की जो मांग होगी वह 100 केजी ही होगी। छोटा सा उदाहरण है। ठीक है, अगला है कि व्यापार से पहले दोनों देशों में कारक मूल्य अनुपात समान होता है। व्यापार से पहले दोनों देशों में कारक मूल्य समान अनुपात में होता है। कहने का अर्थ है कि व्यापार से पहले कि भारत में किसी वस्तु को बनाने में 10 रुपये लग रहे हैं, कारक मूल्य अनुपात। ठीक है जी, कारकों को मूल्य अदा करना पड़ता है, उनकी दिहाड़ी देनी पड़ती है। तो देखिए भारत में माना कितनी दिहाड़ी देनी पड़ रही है, कितनी मजदूरी देनी पड़ रही है, 10 रुपया। अगला पता चला कि उसी वस्तु के प्रोडक्शन के लिए अगले देश में 5 रुपये देना पड़ रहा है। तो इनकी बीच का जो अनुपात है वह समान रहेगा। कब रहेगा, व्यापार से पहले, जब ट्रेड नहीं हो रहा है। ठीक है, कारक मूल्य अनुपात जो होगा वह समान रहता है दोनों देशों के बीच। अगला है दोनों देशों में भिन्न भिन्न तकनीकी होती है। दोनों देशों में जो तकनीकी होती है वो भिन्न भिन्न होती है। अरे एक ही जैसी होगी तो तब तो व्यापार करने की जरूरत क्यों पड़ेगी। जो तकनीकी उसके पास है मेरे पास भी है, तो उसकी वस्तु को मैं काहे को खरीदूंगा और वो मेरी वस्तु को काहे को खरीदेगा वो देश। ठीक है, तो तकनीकी दोनों देशों में तकनीकें होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो भिन्न भिन्न तकनीकी होने के कारण ही तो क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जन्म होता है। जो टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है वो हमारे पास नहीं है, तो अमेरिका से हम खरीद रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, ठीक है, जो वस्तुएं हमारे पास है वो अमेरिका खरीद रहा है, इंग्लैंड खरीद रहा है, जापान खरीद रहा है। जो जापान के पास है, ठीक है, हमारे पास नहीं है, वो हम खरीद रहे हैं। तो तकनीकी भिन्न भिन्न होने के कारण ही क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा भाई। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा। तो ये हो गई पार्सनर के तकनीकी गैप सिद्धांत की मान्यताएं। तो आज हमने आपको क्या बताया, यहाँ पर तो हम बात कर दी हमने ये ऊपर से लेकर नीचे तक कि जो पार्सनर का तकनीकी गैप मॉडल है उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या है और इसकी मान्यताएं क्या है। और इस भाग में हमने बताया कि तकनीकी गैप या नकली गैप का विकास किसने किया, ये जो गैप का मॉडल है ये किस लिए दिया गया है, और यहाँ पर हमने बहुत अच्छी परिभाषा लिखकर आपको दिखाई, उदाहरण बताए, फिर यहाँ पर भी उदाहरण आपको बताए। आई होप कि यह मॉडल आपकी समझ में आ गया होगा। इसके दूसरे पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।